श्रीमती रामकुमारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग से संबंधित है। आज का जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे वह है ब्रीडिंग एंड इट्स सिस्टम। ब्रीडिंग एंड इट्स सिस्टम्स। हिंदी में अगर बात करें तो प्रजनन एवं उसकी विधियां या प्रजनन एवं उसकी पद्धतियां। तो सबसे पहले अपन इस टॉपिक के अंदर यह जानेंगे कि ब्रीडिंग या प्रजनन क्या होता है, प्रजनन क्या होता है, क्या उसकी परिभाषा है और कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से इसके तरीके हैं, कौन कौन सी इसकी विधियां हैं, क्या क्या इसके लाभ हैं, क्या क्या इसकी हानियां हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि ब्रीडिंग या प्रजनन क्या होता है। अगर साधारण भाषा में अपन बात करें कि ब्रीडिंग या प्रजनन क्या होगा, तो कि जो जनक हैं या जो नर या मादा प्राणी है या जो माता पिता हैं उनमें पारस्परिक करवाया गया सहवास, जो कि संतान या जो आगे की जनरेशन है उससे उत्पन्न करने के लिए जो सहवास करवाया जाता है पारस्परिक, उसे क्या कह देते हैं, ब्रीडिंग कह देते हैं। यानी कि जनकों में करवाया गया पारस्परिक सहवास संतान की उत्पत्ति के लिए क्या कहलाता है, ब्रीडिंग कहलाता है। या फिर इसकी सटीक परिभाषा की बात करें अपन कि प्रजनन की सटीक परिभाषा की बात करें तो प्रजनन या ब्रीडिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संतति के अंदर वांछित गुणों की प्राप्ति के लिए, संतति या जो संतान है उनके अंदर वांछित गुणों की प्राप्ति के लिए वांछित नर एवं मादा का करवाया गया पारस्परिक सहवास या मेटिंग या क्रॉसिंग या संकरण ही क्या कहलाता है, ब्रीडिंग या प्रजनन कहलाता है। समझ में आ गया? एक बार फिर से बता देते हैं कि ब्रीडिंग या प्रजनन यह वह प्रक्रिया है जिसके अंदर संतति में वांछित गुणों या लक्षणों की प्राप्ति के लिए वांछित नर एवं मादा के मध्य कराया गया सहवास या संकरण ही क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। यहाँ अपने एक शब्द आ रहा है बार बार, वांछित गुणों की प्राप्ति या वांछित गुण, इसे क्या कहते हैं, डिजायरेबल ट्रेट या डिजायरेबल कैरेक्टर, वांछित गुण या वांछित लक्षण। वांछित गुण या लक्षण यह वह लक्षण या गुण हो जाएंगे जो हमें क्या है, जो जनक है, जो नर या मादा है, जो माता पिता है, उनसे वह गुण क्या चाहेंगे अपन, यह चाहेंगे कि यह उनकी आगे आने वाली पीढ़ी या फिर उनकी संतानों में यह गुण जाए। ताकि अगर उदाहरण के तौर पे अपन देखें कि किसी पशु के अंदर दूध की मात्रा अत्यधिक अच्छी है या उसके अंदर वसा की मात्रा अत्यधिक अच्छी है, कोई जैसे मुर्गियों की बात करें तो अंडा उत्पादन जिसका अच्छा है, मांस के उत्पादन से संबंधित हो गए, ऐसे गुण जो क्या है वांछित गुण, जिसे एक पशुपालक या एक ब्रीडर क्या चाहेगा कि यह गुण उसके क्या जो जनक या जो उसके नर या मादा प्राणी है उनसे वह गुण क्या हो, आगे की जनरेशन में, आगे की पीढ़ी में या उनकी संतानों में यह गुण जाए, तो वो क्या कहलाया जाएगा, ब्रीडिंग कहलाया जाएगा। ब्रीडिंग की परिभाषा समझ में आ गई कि ब्रीडिंग या प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके अंदर संतति के अंदर वांछित गुणों की प्राप्ति के लिए या लक्षणों की प्राप्ति के लिए वांछित गुणों वाले नर व मादा का चयन करके उनके मध्य क्या करवाया जाएगा, संकरण या सहवास करवाया जाएगा पारस्परिक। तो क्या कहलाएगा, ब्रीडिंग कहलाएगा, प्रजनन कहलाएगा। तो ये तो हो गई अपने प्रजनन के बारे में जानकारी। अब अगर आगे अपन बात करें कि प्रजनन की क्या क्या विधियाँ हो सकती हैं या फिर क्या क्या इसकी पद्धतियाँ हो सकती है, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, उससे पहले अपन देखेंगे कि ब्रीडिंग या प्रजनन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि क्या इसके उद्देश्य हैं, कि किस उद्देश्य से क्या ब्रीडिंग या प्रजनन करवाया जाएगा। तो सबसे पहले अगर अपन फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें, प्रजनन के उद्देश्य की बात करें, तो सीधा सा क्या है अपन को कि जो नर मादा प्राणी से या जो जनकों से संतान प्राप्त हो रही है उनमें क्या हो, अच्छे गुण आए। तो पहला उद्देश्य क्या हो जाएगा कि अच्छे से अच्छे गुणों वाले एवं ज़्यादा से ज़्यादा संतति क्या हो, उत्पन्न हो सके जनकों से। उसके लिए पहला उद्देश्य ये हो जाएगा कि अच्छे से अच्छे गुणों वाले एवं ज़्यादा से ज़्यादा संतति उत्पन्न करने के लिए क्या करवा सकते हैं, अपन ब्रीडिंग करवा सकते हैं। सेकेंड अगर अपन बात करें, दूसरे अगर इसके ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य की बात करें तो अपन को क्या करना है कि एक पीढ़ी से या फिर जनकों से क्या हो, उनकी जो संतानें हो, अपन ये चाहेंगे कि उनके अंदर क्या उत्पादन क्षमता अधिक हो। हर कोई ये चाहेगा कि इससे ज़्यादा
जो संतान है अपने माता पिता से ज़्यादा अत्यधिक उत्पादन करे, तो अपन क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, जैसे कि दूध की मात्रा, दूध में वसा या फैट की मात्रा, अंडे का उत्पादन, मांस का उत्पादन, ऊन का उत्पादन, ये सब क्या आ जाएंगे, इसके अंतर्गत आ जाएंगे कि प्रोडक्शन या उत्पादन को बढ़ाने के लिए। अगर तीसरा अगर ऑब्जेक्टिव की अगर अपन बात करें तो थर्ड के अंदर क्या आ जाएगा कि ब्रीडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, वांछित गुणों के लिए चयन के प्रक्रिया के अंदर भी सहायक होगा कि वांछित गुणों या जो उच्च कोटि के गुण, डिजायरेबल वांछित गुण वाले उच्च कोटि के गुण वाले जो जनक हैं उनका चयन करके उनमें सहवास करवाने के लिए भी ब्रीडिंग काम में आ जाएगा। कि वांछित गुण है किसी पशु के अंदर, किसी के अंदर दूध की मात्रा अत्यधिक उत्पादन करने की है, किसी के अंदर वसा की, दूध के अंदर वसा की मात्रा अत्यधिक है, कोई पशु है उसके अंदर क्या है, कोई भेड़ है उसके अंदर ऊन उत्पादन करने की मात्रा अधिक है। तो वांछित गुणों वाले या उच्च कोटि के गुणों या लक्षणों वाले पशुओं का क्या करना, चयन करना, उसमें क्या करवाना, ब्रीडिंग करवाना। आगे अपन देखें तो एक क्या है कि पशु की जो क्या है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या है बढ़ाई जा सकती है। अगर ब्रीडिंग जो है वह अच्छे से करवाई जाए, अच्छे गुणों से करवाई जाए तो क्या हो सकती है कि पशु में क्या है रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। आगे अपन नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रीडिंग या प्रजनन के कौन कौन से तरीके हैं, किन किन तरीकों के द्वारा अपन ब्रीडिंग या प्रजनन करवा सकते हैं एक पॉपुलेशन में या पशुओं के मध्य। तो अब देखते हैं अपन ब्रीडिंग के तरीके, कौन कौन से ब्रीडिंग के तरीके हैं, कौन कौन से सिस्टम्स हैं ब्रीडिंग के। ब्रीडिंग या प्रजनन, तो मुख्यतः जो ब्रीडिंग है यह दो तरीकों से करवाई जा सकती है या दो इसकी विधियां, तरीके हैं, पद्धतियां हैं। पहला हो जाएगा इन ब्रीडिंग, दूसरा हो जाएगा आउट ब्रीडिंग। ब्रीडिंग को अपन क्या कह देंगे, ब्रीडिंग क्या है, ब्रीडिंग का मतलब तो हो गया प्रजनन, तो इनका मतलब अंदर या अंतः प्रजनन, हिंदी में ब्रीडिंग को क्या कह देंगे, अंतः प्रजनन। आउट का मतलब बाहर, ब्रीडिंग का मतलब प्रजनन, आउट ब्रीडिंग क्या हो जाएगी, बाह्य प्रजनन। तो जो प्रजनन है उसके मुख्यतः दो तरीके या दो विधियां हैं, इन ब्रीडिंग अंतः प्रजनन, आउट ब्रीडिंग बाह्य प्रजनन। अब इनको भी आगे अलग अलग तरीकों या अलग अलग विधियों में विभाजित किया गया है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं इनब्रीडिंग के अंदर। तो इनब्रीडिंग के अंदर दो तरीके या दो पद्धतियां हैं, एक है क्लोज्ड इनब्रीडिंग, एक है लाइन इनब्रीडिंग। क्लोज इनब्रीडिंग एवं लाइन इनब्रीडिंग। क्लोज इनब्रीडिंग क्या हो जाएगा, घनिष्ठ अंतः प्रजनन। लाइन इनब्रीडिंग क्या हो जाएगा, रेखीय अंतः प्रजनन। तो अपन अब सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वह है इनब्रीडिंग या अंतः प्रजनन। फिर अपन पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग एवं आउटब्रीडिंग के अंदर कौन कौन से अलग अलग इसके तरीके, कौन कौन से अलग अलग इसकी पद्धतियां आती हैं वह पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग, सबसे पहले अपन जानते हैं कि इनब्रीडिंग क्या होती है। ब्रीडिंग अपन ने जान लिया, प्रजनन अपन ने जान लिया कि साधारण भाषा में बात करें तो जनकों के मध्य करवाया गया संतान प्राप्ति के लिए पारस्परिक सहवास है, संगम क्या कहलाता है, ब्रीडिंग या प्रजनन कहलाता है। नेक्स्ट है इनब्रीडिंग, कि इनब्रीडिंग क्या होगा या अंतः प्रजनन क्या होगा। इनका मतलब अपन समझ रहे हैं, अंतः का मतलब अंदर। तो इनब्रीडिंग के अंदर जो मुख्यतः जो चीज़ जो याद रखने लायक है वह ये है कि यह जो प्रजनन की पद्धति है या जो विधि है या तरीका है, इसके अंदर क्या करते हैं अपन, जो क्लोजली रिलेटेड एक पॉपुलेशन में, जो क्लोजली रिलेटेड जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, या फिर जो क्लोजली रिलेटेड पशु हैं, उनके मध्य करवाया गया संकरण,
क्लोज रिलेटेड बात है तो संबंधित जो प्राणी होंगे, संबंधित प्राणियों के मध्य जब संकरण या सहवास करवाया जाता है उसे क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग। अब संबंधित का मतलब भी क्वेश्चन क्या आता है कि यह कितना संबंध होगा, इनके अंदर कितनी पीढ़ियों का संबंध होना चाहिए। तो इनब्रीडिंग के अंदर जो संबंधित प्राणी हैं उनके अंदर 4 से 6 पीढ़ियों के जो संबंधित प्राणी हैं, यानी कि इनब्रीडिंग के अंदर अंतः प्रजनन के अंदर 4 से 6 पीढ़ियों वाले जो संबंधित प्राणी हैं उनके मध्य जब सहवास या क्या कहलाया जाता है, संकरण करवाया जाता है तो वह क्या कहलाएगा, इनब्रीडिंग कहलाएगा। मतलब घनिष्ठ जो संबंधित प्राणी या क्लोजली रिलेटेड प्राणियों के मध्य जिनके बीच में क्या है 4 से 6 पीढ़ियों का संबंध है, जब इन ऐसे जो जनक हैं इनके मध्य जब पारस्परिक सहवास या जब मेटिंग या संकरण या क्रॉसिंग करवाया जाता है तो वह क्या कहलाएगा, इनब्रीडिंग कहलाएगा। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं कि इनब्रीडिंग के अंदर क्या होगा, इनब्रीडिंग के क्या क्या विधियाँ हो सकती हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो इनब्रीडिंग के अंदर अपन देखें तो इनब्रीडिंग क्या करेगा, इनब्रीडिंग समयुग्मता को बढ़ावा देता है, होमोजाइगोसिटी को बढ़ावा देता है। इनब्रीडिंग जो है वह होमोजाइगोसिटी या समयुग्मता को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। क्योंकि क्या हो रहा है, जो संकरण अपन जो करवा रहे हैं, सहवास जो करवा रहे हैं 4 से 6 पीढ़ियों के अंदर करवा रहे हैं, तो जो क्या है, जो होमोजाइगोसिटी समयुग्मता क्या है इसके अंदर बढ़ जाएगी। तो समयुग्मता जब बढ़ रही है तो क्या होगा, इसके अंदर विषम युग्मता है, हेटेरोजाइगोसिटी जो है वह क्या होगी, कम होती है। जो इनब्रीडिंग के अंदर क्या होगी, समयुग्मता क्या होगी, ज्यादा होगी और हेटेरोजाइगोसिटी क्या होगी, कम होगी इसके अंदर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि इनब्रीडिंग के अंदर क्या हो सकता है, तो इनब्रीडिंग के अंदर जो एक इनब्रीडिंग को मापने के लिए, गणना करने के लिए जो तरीका अपन काम में लेते हैं उसे क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग कोफिशिएंट। इनब्रीडिंग कोफिशिएंट या अंतर प्रजनन गुणांक। जो अंतर प्रजनन गुणांक क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग या अंतर प्रजनन को मापने के लिए या गणना करने के लिए जो तरीका काम में लिया जाता है वह क्या कहलाएगा, अंतर प्रजनन गुणांक कहलाएगा। इनब्रीडिंग में अपन ने देख लिया क्या होगा कि होमोजाइगोसिटी जो है इनब्रीडिंग के अंदर क्या है, बढ़ जाती है और हेटेरोजाइगोसिटी क्या है इसके अंदर कम हो जाती है। होमोजाइगोसिटी या समयुग्मता बढ़ती है, हेटेरोजाइगोसिटी क्या है इसके अंदर कम होती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इनब्रीडिंग के आगे जो 2 तरीके थे, जो 2 पद्धतियां थी, जिसके अंदर पहला था क्लोज्ड इनब्रीडिंग जिसे अपन कहते हैं घनिष्ठ अंतर प्रजनन, सेकंड थी लाइन इनब्रीडिंग जिसे अपन क्या कहते हैं, रेखीय अंतर प्रजनन। फर्स्ट था वह था क्लोज्ड इनब्रीडिंग। क्लोज्ड इनब्रीडिंग या घनिष्ठ अंतर प्रजनन। घनिष्ठ अंतर प्रजनन में देखें, इनब्रीडिंग में अपन ने देखा कि 4 से 6 पीढ़ी वाले संबंधित प्राणी या क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के मध्य जब संकरण करवाया जा रहा था वह क्या कहलाता था, इनब्रीडिंग कहलाता था। अब क्लोजली इनब्रीडिंग आ गया इसके अंदर, क्लोज मतलब घनिष्ठ अंतर प्रजनन। इनके अंदर क्या होगा, यह वह प्राणी होंगे जिनके अंदर अत्यधिक घनिष्ठता होगी। इनब्रीडिंग के अंदर भी क्या होगी, अत्यधिक घनिष्ठता होगी, जो क्या होंगे, वेरी क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स होंगे। वेरी क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के अंदर अपन जैसे बात करें, उदाहरण से अगर समझना चाहें तो ऐसा संकरण या ऐसा सहवास जो किसके मध्य कराया गया हो, भाई बहन, ब्रदर एवं सिस्टर के मध्य कराया गया हो, या फिर मदर या फिर जो सन है उसके मध्य कराया गया हो, माता एवं पुत्र के मध्य जब कराया गया हो, या फिर फादर एंड डॉटर के मध्य कराया गया हो, पिता एवं पुत्री के मध्य जब कराया गया हो, तो यह किसके अंतर्गत आ जाएंगे, क्लोज्ड इनब्रीडिंग के अंदर आ जाएंगे। मतलब ये ऐसे जो ब्रीडिंग या ऐसा अंतर प्रजनन जिसके अंदर अत्यधिक घनिष्ठ प्राणियों के मध्य जब संकरण करवाया जाता है, उदाहरण से भाई बहन के मध्य कराया गया संकरण, माता एवं पुत्र के बीच में कराया गया एवं पिता एवं पुत्र के बीच में कराया गया, तो ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे, ये क्लोज इनब्रीडिंग या घनिष्ठ अंतर प्रजनन के उदाहरण हो जाएंगे। तो अत्यधिक
जो संबंधित प्राणी है वेरी क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के मध्य जब कराया जाता है तो वो क्या कहलाता है, क्लोज इनब्रीडिंग कहलाया जाता है। ऐसे ही अगर अपन नेक्स्ट बात करें लाइन इनब्रीडिंग, लाइन इनब्रीडिंग रेखीय अंतर प्रजनन। पहले अपन ने देखा क्लोज्ड इनब्रीडिंग, अब अपन देख रहे हैं लाइन इनब्रीडिंग, रेखीय अंतर प्रजनन। क्लोज इनब्रीडिंग में अपन ने देखा था कि अत्यधिक घनिष्ठ, जैसे उदाहरण से भी अपन ने देख लिया था, ऐसे ही अपन देखते हैं लाइन इनब्रीडिंग या रेखीय अंतर प्रजनन। इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ क्या कह रहे थे अपन, जो शब्द काम में ले रहे थे क्लोज या अत्यधिक घनिष्ठ, ये भी क्या है इनब्रीडिंग के क्या है विधि या तरीका है, जिसके अंदर क्या है लाइन रेखीय प्रजनन है। मतलब यहाँ अत्यधिक घनिष्ठ है, यहाँ अत्यधिक घनिष्ठता का होना अनिवार्य नहीं है, अत्यधिक घनिष्ठ नहीं होगा। जैसे भाई बहन का हो रहा था संकरण, पिता पुत्री का हो रहा था, ऐसा नहीं होगा इसके अंदर। इसके अंदर उदाहरण से हम समझना चाहें तो लाइन इनब्रीडिंग के अंदर क्या होता है, उदाहरण जैसे चचेरे भाई बहन के मध्य कराया गया संकरण, या फिर चाचा भतीजी के मध्य कराया गया संकरण, या फिर क्या है दादा एवं पोत्री के मध्य या दादी एवं पुत्र के मध्य कराया गया संकरण, वो सब क्या करेंगे लाइन इनब्रीडिंग कहलाएंगे। या फिर एक कॉमन एंसेस्टर लेके उसके जब संतानें उत्पन्न होती हैं, कॉमन एंसेस्टर ले लिया, उसके जब आगे से आगे संतानें एक ही को लेके बार बार उसी के साथ संकरण कराया जाता है आगे की जनरेशनों को, इस प्रकार का क्या कहलाएगा वह लाइन इनब्रीडिंग या रेखीय अंतर प्रजनन कहलाएगा। अंतर देख लिया दोनों में। जो क्लोज इनब्रीडिंग होगा उसके अंदर अत्यधिक घनिष्ठ के मध्य कराया जाएगा, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। लाइन इनब्रीडिंग है उसके अंदर अत्यधिक घनिष्ठता का होना अनिवार्य नहीं है, बस क्या है जो संबंधित प्राणी क्या होना चाहिए 4 से 6 पीढ़ियों के होने चाहिए। और जो संकरण करवाया जाएगा वह बात करिए अपन चचेरे भाई बहन के मध्य, चाचा भतीजी के मध्य करवाया जाएगा। एक जो शब्द आते हैं इनके अंदर फुल सिप एंड हाफ सिप शब्द आते हैं। कि फुल सिप क्या होता है, हाफ सिप क्या होता है। फुल सिप का मतलब होता है कि ऐसी संतानें, जो संतान है उनके क्या है जो पेरेंट्स होंगे वह कॉमन होंगे, फादर एवं मदर। ये जो नर एवं जो मादा है इनसे अगर 3 संतानें उत्पन्न होती हैं तो इनके क्या है पेरेंट्स क्या है दोनों के कॉमन है, तो ये क्या कहलाएंगे फुल सिप कहलाएंगे। लेकिन हाफ सिप के अंदर क्या होता है एक पेरेंट्स कॉमन रहता है। ध्यान से बात करें कि एक पिता है, उसकी 2 पत्नियां हैं, इनसे जो संतानें उत्पन्न होती हैं इनमें क्या है पिता तो कॉमन है, एक क्या है पेरेंट कॉमन है, 2 अलग अलग है चचेरे भाई बहन। तो ये किसके अंदर आ जाएगा लाइन इनब्रीडिंग का भी उदाहरण हो सकता है। और जो फुल सिप जैसे क्लोज इनब्रीडिंग के अंदर क्या करवाते हैं अपन भाई बहन के मध्य करवाते हैं, तो फुल सिप के अगर माने तो यह क्लोज इनब्रीडिंग के मध्य भी आ सकता है। आगे अपन देखें कि क्या क्या लाभ हो सकते हैं क्लोज्ड इनब्रीडिंग के, क्लोज इनब्रीडिंग के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। तो क्लोज इनब्रीडिंग के एडवांटेजेस की अपन बात करें तो सबसे पहले तो क्या है क्लोज इनब्रीडिंग के अंदर शुद्ध नस्ल के एक समान प्राणी क्या है अपन को प्राप्त होंगे। क्लोज इनब्रीडिंग में क्या होंगे शुद्ध नस्ल के एक समान प्राणियों क्या है अपन को प्राप्त होंगे। और दूसरा क्या है कि समयुगमता बढ़ती है, होमोजाइगोसिटी इसके अंदर क्या है बढ़ रही है, होमोजाइगोसिटी बढ़ रही है इनब्रीडिंग के अंदर अपन ने बात की, तो क्लोज इनब्रीडिंग में भी होमोजाइगोसिटी बढ़ रही है, अत्यधिक बढ़ रही है। एक क्या है कि अपन ने समयुग्मता बढ़ाई, तो समयुग्मता के साथ साथ क्या है जो समयुग्मता की आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोसिटी भी क्या है इनब्रीडिंग के अंदर इंक्रीज हो जाती है। कई बार पूछ लेते हैं तो समयुग्मता तो बढ़ती है और इसके साथ साथ क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोसिटी भी क्या है समयुग्मता की आवृत्ति भी इनब्रीडिंग के अंदर बढ़ती है। अपन बात कर रहे थे लाभ की, तो इसके अंदर क्या है पहला लाभ अपन ने देखा कि एक समान शुद्ध नस्ल के प्राणी अपन को क्या होते हैं प्राप्त होते हैं। आगे अगर अपन बात करें इसके अंदर नेक्स्ट की एडवांटेज की, तो इसके अंदर क्या है क्लोज इनब्रीडिंग के अंदर अगर कोई लीथल फैक्टर है, कोई घातक कारक है, तो उसे क्या है शुरुआती स्टेज में क्या किया जा सकता है पता लगाया जा सकता है और उसे नेक्स्ट स्टेज में जाने से पहले अपन क्या कर सकते हैं एलिमिनेट कर सकते हैं और उसे हटा सकते हैं। तो ये क्या हो गए क्लोज इनब्रीडिंग के लाभ हो गए। आगे अगर इसके लाभ है तो इसके जरूर कुछ ना कुछ हानियाँ होंगी। तो हानियों की अगर अपन बात करें तो कई बार क्या है अपन को इसके अंदर पशुओं के जो संततियाँ उत्पन्न होती है उनके अंदर अपन को विकृतियाँ या एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती हैं, या फिर जो रिप्रोडक्टिव फेलियर होता है प्रजनन संबंधित जो दिक्कतें हैं वह अपन को जो पशु हैं उनके अंदर देखने को मिल सकती हैं, प्रजनन संबंधित भी देखने को मिल सकती हैं और प्रजनन से जो संतानें उत्पन्न होती हैं उनके अंदर भी अपन को ये दिक्कतें जो है विकृतियाँ जो है एबनॉर्मलिटीज जो है वो इनमें देखने को मिल सकती हैं।
ऐसे ही अगर अपन बात करें इन क्लोज इनब्रीडिंग पढ़ लिया, लाइन इनब्रीडिंग पढ़ लिया, अपन देख लेते हैं कि इनब्रीडिंग, ओवरऑल इनब्रीडिंग के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और इनब्रीडिंग के क्या क्या डिसएडवांटेजेस या क्या क्या हानियां हो सकती हैं। अगर पूछ ले कि अंतर प्रजनन से क्या क्या लाभ हो सकते हैं या अंतर प्रजनन से क्या क्या हानियां हो सकती हैं, तो अपन देख लेते हैं अंतर प्रजनन से लाभ। अंतर प्रजनन के लाभ क्या क्या हो सकते हैं अपन को, तो लाभ की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि इसमें समयुग्मता या होमोजाइगोसिटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, एवं क्या है हेटेरोजाइगोसिटी हेटेरोजाइगोसिटी या विषमयुग्मता क्या है इसके अंदर कम हो रही है। तो पहला एडवांटेज ये हो गया। दूसरा अगर अपन देखें तो इसके अंदर अंतर प्रजनन के अंदर उच्च कोटि के लक्षणों वाले जो जनक होते हैं उनके चयन करने में भी क्या होता है, यह सहायक होता है कि उच्च कोटि के वांछित गुणों वाले क्या हो सकते हैं, अपन जो पशु हैं या जो जनक हैं उनका चयन इसके द्वारा कर सकते हैं अपन। उच्च कोटि के हाईली डिजायरेबल कैरेक्टर वाले डिजायरेबल ट्रेट के जो पशु हैं, जो जनक हैं, उनका सिलेक्शन किया जा सकता है। एक अगर अपन बात करें उत्पादन क्षमता जो है, उत्पादन क्षमता या जो प्रोडक्शन है पशुओं का वो क्या है, बढ़ाया जा सकता है। क्या, जैसे अंडे का उत्पादन, मांस का उत्पादन, ऊन का उत्पादन जो आदि है, ये सब क्या है इसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन या जो उत्पादन क्षमता क्या कर सकते हैं अपन, बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें जो लीथल जीन्स हैं, जैसे अपन ने क्लोज इनब्रीडिंग का देखा था, जो लीथल जीन्स है, जो घातक कारक हैं, उनको क्या है, होमोजाइगोसिटी बढ़ रही है, समयुग्मता क्या है, बढ़ रही है। तो समयुग्मता बढ़ रही है, होमोजाइगोसिटी के बढ़ने का कारण क्या होता है, कई बार जो दमनशील जीन्स है, बार बार 4 से 6 पीढ़ियां हैं, इन्हीं के मध्य हम क्लोज करवा रहे हैं, तो जो क्या है समयुग्मता के कारण जो रिसेसिव जीन्स है, दमनशील जो जीन्स है, वो क्या है, उनकी क्या है, बढ़ जाती है, वापस वो बढ़ जाती हैं। तो हो सकता है कि अपन बढ़ाना तो चाह रहे हैं कि कोई स्थिर कारक, अच्छा कारक हो, उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि जो घातक कारक है वो भी क्या है, बढ़ जाता है। तो ये क्या है, हानिकारक हो सकता है। तो शुरुआती स्टेज में अगर इसको एलिमिनेट कर दिया तो बेनिफिशियल है, ये क्या है, एडवांटेज हो जाएगा, लाभदायक हो जाएगा। तो शुरुआती स्टेज में एलिमिनेट नहीं करते हैं तो यही कारक आगे चल के क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। तो स्थिर क्या है, अगर हानि जो रिसेसिव या जो लिथल या घातक करेक्टर है वह इसके साथ जो एडवांटेज करेक्टर है, वांछित गुण है, उसके साथ अगर ये भी स्थिर रह जाता है, ये भी आगे बढ़ता रहता है, तो एक टाइम पे क्या है, ये जाके आगे क्या करेगा, हानि कर देगा। शुरुआती स्टेज में क्या अगर अपन पता लगा लेते हैं तो ये एडवांटेज लाभ का कारण हो जाएगा कि लिथल या घातक कारक उसको क्या अपन हटा सकते हैं। तो ये कुछ है जो इसके क्या हो गए, लाभ हो गए इनब्रीडिंग के। ऐसे इनब्रीडिंग के कुछ हानियाँ हैं जो अपन देख लेते हैं। हानियों में अपन पहले भी बात करी है, जैसे प्रजनन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, प्रजनन संबंधी दिक्कत हो सकती हैं, या फिर जो कंजेनाइटल या एबनॉर्मलिटीज हैं वह अपने को देखने को मिल सकती हैं, हेरिडेटरी एबनॉर्मलिटीज। हेरिडेटरी एबनॉर्मलिटीज या वंशागत जो विकृतियां हैं वह क्या है, इसके अंदर बढ़ने का चांसेस रहता है इनब्रीडिंग के अंदर एवं ज़्यादा देखने को मिलेंगी हेरिडेटरी एबनॉर्मलिटीज। ऐसे अगर अपन बात करें जो लीथल वाला बताया था, अगर जो घातक कारक है वह भी जो वांछित गुण है उनके साथ स्थिर रह के बढ़ते रहते हैं, तो वह भी आगे जाके क्या कह सकते हैं, डिसएडवांटेजफुल हो सकते हैं या फिर हानिकारक हो सकते हैं। और प्रजनन संबंधी अपन ने बात की थी कि रिप्रोडक्टिव संबंधी, रिप्रोडक्शन का फेलियर या फिर अत्यधिक मादा का एक में ना आना या और अत्यधिक जो बीमारियां हैं, जो अत्यधिक जो नुकसानदेह है वह भी क्या इनब्रीडिंग के अंदर बढ़ जाती हैं। कारण वही है, समयुग्मता जो बढ़ती है, होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, क्योंकि 4 से 6 पीढ़ियों के मध्य क्या करवाया जा रहा है, बार बार संकरण करवाया जा रहा है। इस कारण क्या होगा कि यह इनकी बढ़ने का चांसेस भी अत्यधिक रहता है। अच्छी गुणों के साथ क्या है, जो अनैच्छिक गुण है उनके बढ़ने का चांसेस भी अत्यधिक रहता है। और अगर अपन इसके हानियों की बात करें, जो मृत्यु दर है,
कि मृत्यु दर क्या है, होमोजाइगोसिटी बढ़ रही है। रिसेसिव जो जीन्स है, दोनोंशिल जीन्स जो हानिकारक जीन्स है, तो वो भी बढ़ रही है। तो इसके अंदर क्या है, जो नवजात है उनके अंदर मृत्यु दर है उसके बढ़ने के चांसेस भी क्या रहते हैं, इनब्रीडिंग के अंदर ज़्यादा रहते हैं। तो इनब्रीडिंग के अंदर आज अपन ने जान लिया कि सबसे पहले अपन ने पढ़ा ब्रीडिंग क्या होता है, ब्रीडिंग बाद में इसकी क्या क्या पद्धतियाँ हैं, 2 इसके तरीके हैं, इनब्रीडिंग एवं आउटब्रीडिंग। ब्रीडिंग के अंदर भी 2 तरीके देख लिए अपन ने। अंतर प्रजनन के अंदर 2 प्रकार का है, क्लोज्ड इनब्रीडिंग, घनिष्ठ अंतर प्रजनन, लाइन इनब्रीडिंग, रेखीय अंतर प्रजनन। इनके अंदर कैसे कैसे क्या क्या होता है, क्लोज इनब्रीडिंग किसे कहते हैं, लाइन इनब्रीडिंग किसे कहते हैं, इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ओवरऑल अंतर प्रजनन के क्या क्या लाभ और क्या क्या हानियाँ हैं। अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आउटब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग के कौन कौन से तरीके हैं, इसके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानियाँ हैं। एक अगर अपन देखना चाहें तो इसके अंदर क्या है, इनब्रीडिंग के अंदर जो हेरिडिटी है उसके अंदर तो क्या है, हेरिडिटी के अंदर वंशागति के अंदर तो क्या है, इंक्रीमेंट होता है, बल्कि जो वेरिएंस है उसके अंदर क्या होगा, डिक्लाइन होगा। वह क्या है, वेरिएंस कम होगा। जैसे कि अगर इनब्रीडिंग में अपन देखें, होमोजाइगोसिटी बढ़ी थी, संयुग्मता बढ़ी थी, तो जो गैमेट्स बनते हैं संयुग्मता बढ़ने के कारण इनब्रीडिंग जो गैमेट्स बनेंगे वह क्या है, समान बनते हैं। इनके अंदर विभिन्नता कम देखने को मिलेगी इनब्रीडिंग के अंदर। सीधा सा होमोजाइगोसिटी बढ़ रही है तो विभिन्नता भी क्या कम देखने को मिलेगी, वंशागति ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन विभिन्नता इनब्रीडिंग के अंदर क्या है, कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग एवं उसके